morning, good evening. Okay, Mahol, the last session for the amendments. Sir, शुरू होता है अब कस्टम्स. नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 807. सर, ऑडिट अंडर कस्टम्स. सर, सरकार असेसमेंट सेक्शन नंबर 17 याद आया बच्चा आपको? वहां पे जो लास्ट सब सेक्शन था बेटा, उसको डिलीट किया था, याद आया? वहां लिखा था पोस्ट क्लियरेंस ऑन साइट डिपार्टमेंट आके ऑडिट कर सकता है बच्चा, और वहां से डिलीट करके नया एक पूरा चैप्टर दिया था बेटा. वो चैप्टर, वो टॉपिक, वो एक सेक्शन आ रहा है आपके सामने अब. और सरकार पता है यहाँ ऑडिट का स्कोप इनके लिए बढ़ा दिया बेटा. अच्छा, ऑडिट मतलब डिपार्टमेंट के ऑफिसर चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे बेटा आके कि आपने असेसमेंट वगैरह सही किया कि नहीं किया बेटा. पर यहाँ पे स्कोप बहुत वाइड किया बच्चा. इधर पता है ऑडिट यहाँ पे केवल एसएससी का नहीं होगा, एसएससी का भी ऑडिट हो सकता है. प्लस याद है बेटा, कस्टोडियन गुड्स की कस्टडी रखते बेटा, उनका भी ऑडिट हो सकता है. वेयर हाउस ऑपरेटर याद है बेटा, लाइसेंसी, उसका भी ऑडिट हो सकता है बेटा. सबका ये ऑडिट कर सकते हैं. ये पावर यहाँ दे दिया है सेक्शन को डाल के बच्चा. क्लियर? और ऑडिट किस मैनर में करेंगे, इसमें भी प्रिस्क्राइब, और वो प्रिस्क्राइब करके इन्होंने रेगुलेशन भी बना दिया बच्चा, तो वो भी हम पढ़ लेते बेटा. ओके, आइए सर, नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट सेक्शन नंबर 99A. आप एक बार लैंग्वेज पढ़ लो बेटा. द प्रॉपर ऑफिसर में कैरी आउट द ऑडिट ऑफ द असेसमेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स और ऑफ एन ऑडिटी अंडर दिस एक्ट, इधर इन हिज ऑफिस या खुद के ऑफिस में, या फिर इन द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑडिटी इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड. या तो खुद के ऑफिस में डॉक्यूमेंट मंगाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाएगा खुद के ऑफिस में, या फिर आपके यहाँ पे आके वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा बच्चा. पर हाँ, ऑडिट किसका करेगा, ऑडिटी का. ऑडिटी कौन होता है, पढ़ो बेटा, एक्सप्लेनेशन दिल थाम के पढ़िएगा बेटा, मस्त पॉइंट है ये. Auditing. For the purpose of this section, auditing means a person who is subject to an audit under this section and includes an importer or exporter or custodian approved under section number 45, or a licensee of a warehouse or any other person who is concerned with whether directly or indirectly in clearing, forwarding, stocking, carrying, selling or purchasing of the imported goods or export goods or the dutiable goods. मतलब not only importer, anybody who is directly or indirectly involved in सर डीलिंग विद द इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है बेटा. वेयर हाउस ऑपरेटर भी आ गया, लाइसेंस भी आपका ये कस्टोडियन भी आ गया, सारे लोग आ गए बेटा. क्लियर? मतलब गवर्नमेंट को पावर बहुत बड़ा दे दिया बेटा कि किसी के भी जाके ऑडिट कर सकते हैं बेटा ये लोग. पर हाँ सर, ये कोई सरप्राइज ऑडिट नहीं होती बेटा, ये रेड नहीं मार रहे बच्चा, ये ऑडिट हो रही है बेटा. क्लियर? और यहाँ पे एडवांस में नोटिस आता है ऑडिट को, एटलीस्ट 15 डेज एडवांस में, कि हम आपके यहाँ आएंगे, ऑडिट करेंगे, इस पीरियड के लिए ऑडिट करेंगे, और ये डॉक्यूमेंट आप रेडी रखना बच्चा. क्लियर? समझे मेरी बात बच्चा? क्लियर? ये थीम है इसका. और ये ऑडिट करने अगर आए हैं, आपके प्रीमियस पे अगर आए हैं, तो जिस दिन ऑडिट इन्होंने शुरू करी उसके 30 दिन में ये ऑडिट कंप्लीट कर लेंगे बच्चा. और कमीशन चाहे तो इसके 30 दिन को और बढ़ा सकता है बच्चा, और 60 दिन में ऑडिट पूरी करेंगे. और ऑडिट में अगर आपने कॉपरेट नहीं किया तो 50,000 तक का फाइन है, 50,000 तक का पेनल्टी लगा सकता है बच्चा. ये हाँ है ना? क्लियर? और सुनो, टॉपिक खत्म होता है अब बेटा. क्या टफ पॉइंट है क्या बेटा? क्लियर? तो सर ये जो मैंने पढ़ा है वो ऑडिट रेगुलेशन से बच्चा. अब हम पढ़ रहे रेगुलेशन को डिफाइन करेंगे बेटा. क्लियर? समझे? आइए, कस्टम्स ऑडिट रेगुलेशंस 2018. सरकार ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगे कब से? 24 मई 2018 से, जब से पब्लिश हुए बेटा ऑथराइज्ड ऑफिशियल गजट में बेटा. क्लियर? इनका नाम होगा कस्टम्स ऑडिट रेगुलेशंस 2018 बच्चा. ओके, फिर डेफिनेशन देखिए बेटा. सर इसमें डेफिनेशन आप पढ़िए बेटा कौन कौन सी. एक तो ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ो बेटा, क्लोज में बी बेटा. ऑडिट मीन्स क्या लिखा बेटा? मीन्स लिखा क्या बच्चा? क्या लिखा है? ऑडिट इंक्लूड्स, मतलब ये कुछ भी चेक करेंगे बच्चा. हाँ है ना? क्लियर? ये एग्जॉस्टिव नहीं है बच्चा. क्लियर? ऑडिट इंक्लूड्स क्या क्या? एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन, रिकॉर्ड, एंट्री, डॉक्यूमेंट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस, ऑथराइजेशन, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट याद है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बच्चा, स्क्रिप्ट, सर्टिफिकेट, परमिशन एटसेट्रा, बुक्स ऑफ अकाउंट, टेस्ट और एनालिसिस की रिपोर्ट, या एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स और ड्यूटेबल गुड्स, एंड मे इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑफ सैंपल्स. भाई सैंपल लेके भी जा सकते हैं वो लोग बेटा टेस्टिंग के लिए. एंड गुड्स इफ द सैंपल और सच गुड्स आर अवेलेबल, एंड वेर एवर नेसेसरी ड्रॉल ऑफ द सैंपल, वो सैंपल विड्रॉ कर सकते हैं बच्चा. हाँ है ना? ये सब ऑडिट का पार्ट होगा. मतलब सब कुछ हो गया बेटा, ये भी कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने बेटा. मतलब इनका पावर बहुत बड़ा करके बेटा इनको क्या कर दिया कि कोई भी पर्सन अगर इन्वॉल्व है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टम के अंदर बेटा, तो उन सब का आप ऑडिट कर सकते हो और ये सब चेक कर सकते हो बेटा आप.
क्लियर, समझे मेरी बात? ओके। और ऑडिट का मीनिंग वही है जो ऊपर मैंने डिफाइन किया बच्चा आपके लिए। क्लियर, ऑडिट रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड्स, और वही रहे उसकी फाइंडिंग्स होते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट बेटा। इंक्लूड्स द ऑडिट फाइंडिंग्स इन द रिपोर्ट prepared after the audit containing details about objections raised by the proper officer and explanation given by the auditee if any बेटा, उसके ऑब्जेक्शन और उसका आंसर बच्चा। क्लियर, सरकार बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब आपके लेजर्स, डे बुक्स, कैश बुक वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंदर बेटा। अरे हाँ है ना रे? क्लियर सर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब जो आप डेटा सर किस में रखते हो बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में रखते हो, उसको बोलते क्या? इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेटा। कोई खास बात है क्या बच्चा? ये वर्ड को डिफाइन किया, कोई खास बात नहीं बेटा। आप तो मेन देखिए बेटा, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस बच्चा, क्योंकि यहां लिखा है क्या? या तो वो ऑफिसर अपने ऑफिस में ऑडिट करेगा या फिर आपके प्रीमाइसेस पे आएगा। तो प्रीमाइसेस में क्या घर आता है क्या बेटा? अब पढ़ के देख लो बेटा क्या आता है बेटा इसमें। प्रीमाइसेस इंक्लूड्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, वेयरहाउस, फैक्ट्री or any other premises at which imported goods or export goods or dutiable goods or books of accounts or records relating to transactions or other related documents in respect of said goods are ordinarily kept for the purpose of for any purposes by the audit बेटा। क्लियर, जहां आप गुड्स रखते हो, जहां आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हो बेटा ऑर्डिनरली, वहां वो सारे प्लेस पे वो आ सकता है बेटा। क्लियर, ये आपका रजिस्टर्ड प्लेस पे आ सकता है, वेयर हाउस आ सकता है, फैक्ट्री वगैरह आ सकता है बच्चा वो। क्लियर, समझे? पर अगर घर पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह नहीं रखते हो, मान लो इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स नहीं रखते हो बेटा, तो ऐसे केस में वो घर पे नहीं आ सकता। वापस लिख रहा है बेटा, मैं सर्च करने नहीं आ रहा है बेटा, वो रेड मारने नहीं आ रहा है वो बेटा, वो किस लिए आ रहा है? ऑडिट करने आ रहा है बेटा। देयर इज अ डिफरेंस इन रेड एंड ऑडिट बेटा। ओके सर, ऑडिट इस इंटेंशन से डिपार्टमेंट नहीं आता कि आप चोर ही हो बेटा, वो केवल वेरिफिकेशन ले रहा है बच्चा। क्लियर, समझे? ओके, रेगुलेशन 3 का हाइडिंग पढ़ो बेटा। ऑडिट टू प्रिजर्व एंड मेक अवेलेबल रेलेवेंट रिकॉर्ड्स बच्चा। सुनो बच्चा, सरकार ऑडिटी मतलब सारे लोग आ गए बेटा, इन सबको बोलते हैं अच्छा फ्रॉड के केस में मैक्सिमम कितना साल ओपन हो सकते हैं बेटा? आवाज नहीं आ रही हो? तो इनको बोला मिनिमम 5 साल के रिकॉर्ड तो आपको रखने ही पड़ेंगे और हम आके वेरीफाई करेंगे, और ये सारे रिकॉर्ड्स भले वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में हो, आपको हमको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्लियर, समझे? और फिर बोला क्या है बेटा, सब रूल 2 में बोला क्या कि सरकार हमने अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह मंगा है या कोई क्वेश्चन रेज किया और आपका एक्सप्लेनेशन मांगा बेटा, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, और यू कांट रिफ्यूज टू गिव द डॉक्यूमेंट्स बच्चा। क्लियर, ये साफ लिख दिया रेगुलेशन 3 में बेटा, देना ही पड़ेगा इन्फॉर्मेशन बच्चा। देन रेगुलेशन 4 क्या बोलता है बेटा? सिलेक्शन ऑफ ऑडिट। सरकार किस असेसी का, किस पर्सन का ऑडिट करना है, तो उनके रिस्क इवेल्युएशन क्राइटेरिया के थ्रू क्या करेंगे बेटा? सिलेक्शन करेंगे कि किसका हमको सिलेक्शन करना और किसका ऑडिट करना बच्चा। अरे क्लियर, या किस पीरियड का करना है, कौन से ट्रांजेक्शन का करना है, सब कुछ डिफाइन करेंगे बच्चा। देन रेगुलेशन 5 पढ़ना बेटा, क्या लिखा है? मैनर ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट। सुनो बच्चा, अरे बहुत ईजी बेटा, देन आप इमेजिन करो आप ऑडिट कर रहे हो बेटा, तो ऐसे केस में पहली बात तो ये कि यहाँ ऑफिसर को पावर दिया, या तो वो खुद के प्रीमाइसेस में ऑडिट करेगा, खुद के ऑफिस में बच्चा, या फिर ऑडिटी के प्रीमाइसेस में जाके ऑडिट कर सकता है बच्चा वो। क्लियर, सेकंड बात बच्चा, इधर ध्यान बेटा, वो ऑडिट करेगा उससे पहले 15 डेज एडवांस में आपको नोटिस देगा, एटलीस्ट 15 डेज एडवांस में नोटिस देगा कि हम आपका इस पीरियड का ये ट्रांजेक्शन का ऑडिट करना चाहते हैं बेटा, और आप अपने रिकॉर्ड वगैरह तैयार रखिएगा बेटा। प्रॉपर इनका नोटिस आता है इनफैक्ट। अच्छा ये पता है ऑडिट का सेक्शन कस्टम में ये इस तरह से अलग से पहली बार दिया बेटा, बाकी सर्विस टैक्स में, एक्साइज में, जीएसटी में तो कई टाइम से बेटा ये, हाँ है ना? क्लियर सर, कस्टम में नया इंट्रोड्यूस किया, बाकी सर कोई नया पॉइंट नहीं हुआ बेटा, एक तरह से बस कस्टम के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया डिटेल फॉर्म में बेटा। ओके, आपने सुना होगा सर्विस टैक्स में इंटरनल ऑडिट होती थी डिपार्टमेंट की बच्चा, ये वही तो है बच्चा। ठीक है, देन अब सुनो बच्चा, अब सर ऑडिटी को इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे बेटा, उसको टाइम देगा बेटा कितना? एटलीस्ट 15 डेज का बच्चा। अरे हाँ है ना बच्चा? क्लियर, अब सुनो, वो अगर आया है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा आपसे, उसको इंस्पेक्ट करेगा, क्या करेगा बेटा? इंस्पेक्शन करेगा, चेकिंग करेगा, वेरीफाई करेगा। क्लियर, और अगर वो आपका गुड्स जो है बेटा उसको टेस्टिंग करना चाहता है तो उसके सैंपल भी आपको मांग सकता है और आपको सैंपल देने पड़ेंगे सर। क्लियर, फिर सब रेगुलेशन में 5 बोलता है बेटा क्या? अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है बेटा, उसने वेरीफाई किया, कोई ऑब्जेक्शन मिला, तो वो अपना ऑब्जेक्शन रेज करेगा और आपसे जवाब मांगेगा बेटा। होता ना क्लाइंट्स के सामने हम क्या करते बेटा? होता ना वर्किंग नोट्स में बच्चा, क्या करते हैं हम? अपना ऑब्जेक्शन रेज करते हैं और सामने उसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं बेटा, और ये जो ऑब्जेक्शन और सामने उसका आंसर, क्लियर, ये क्या बन जाती है? ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है बच्चा। अब सुनो, उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया और आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ यार बात सही कर रहा तू, क्लियर, टैक्स बनता है मान लो कोई डिफरेंशियल, तो आप वॉलंटरली क्या कर सकते हो बेटा? पे कर सकते हो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। क्लियर, तो सर ऐसे केस में वो शोकोज वगैरह की बात नहीं आती बेटा, हाँ है ना बच्चा? क्लियर, पर अगर आप पे नहीं करते हो बेटा
तो ऐसे केस में ऑडिट रिपोर्ट गई बेटा डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा बेटा, अगर उसको ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से पता पड़ा कि कुछ टैक्स बनता है बेटा आपका, तो आएगा, थप्पड़ मारेगा, पैसा ले जाएगा, है ना बेटा। तो फिर शोकोज वगैरह देगा 73 सेक्शन नंबर 28 में बेटा, हाँ है ना। ओके, ये शोकोज की बात याद नहीं लिखी, पर मैंने बताया जैसे आपको लिंक करने के लिए। ओके सरकार सुनना, अब उसने सब रेगुलेशन में 7 नहीं बोलता बेटा, अगर आपने बचा इधर ध्यान अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उसने मांगे बेटा, क्लियर, तो सरकार उसको ये ऑडिट करने का जो रिपोर्ट है बेटा, ऑडिट जो किया उसने, उसका जो आउटकम है वो एसएससी को देना ही पड़ेगा। मतलब तूने मेरे से डॉक्यूमेंट मंगाया ना बेटा, चेकिंग किया ना, रिपोर्ट दे फटाफट। मतलब डिपार्टमेंट को ऑडिट रिपोर्ट देना ही पड़ेगा एसएससी को, या जिसका भी ऑडिट किया उसको बच्चा, क्लियर समझे। ये सब रेगुलेशन नंबर 7 ने बोला बच्चा, मतलब आउटकम ऑफ ऑडिट क्या है एसएससी को इन्फॉर्म करो बच्चा। फिर सब रेगुलेशन नंबर 8 में बोला है क्या, कि उस ऑडिट पार्टी को ऑडिट कंप्लीट करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज। कितने दिन में बेटा, जिस दिन से उसने ऑडिट कमेंस करी है, क्लियर। अगर वो ऑडिट कर रहा है कहां बेटा, आपके प्रीमाइस में आके, तो 30 दिन का वक्त दिया बेटा, खुद के ऑफिस में कर रहा है कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपके प्रीमाइस में आके कर रहा है तो 30 दिन के अंदर उसको ऑडिट क्या करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी। और कमिश्नर चाहे तो, कौन चाहे तो बच्चा, आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, रीजनेबल ग्राउंड था डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास कि 30 दिन में ऑडिट ना हो पाया, तो ऐसे केस में 30 दिन का फर्दर टाइम और दे सकता है ऑडिट कंप्लीट करने का बेटा, क्लियर। तो पता है आप क्या करें बेटा, अब ऑडिट पूरी हो गई बच्चा, ऑडिट रिपोर्ट आ गई बच्चा, इसके बेस पे कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको क्या देगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा, शोकॉज वगैरह देगा बच्चा, क्लियर। रेगुलेशन नंबर 6 क्या बोलता है बेटा, असिस्टेंट ऑफ द प्रोफेशनल लिखा गया बच्चा, अगर किसी कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी लेबोरेटरी वगैरह की मदद लेनी बेटा, तो आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ दी प्रीवियस सेक्शन ऑफ द कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, वो ऑडिट पार्टी जो है बेटा वो क्या कर सकता है, इन प्रोफेशनल की हेल्प ले सकता है, क्लियर। एंड लास्ट बोलता है क्या, अगर आपने ये ऑडिट के प्रोविजंस का सर कंप्लायंस नहीं किया और आपने सर डिपार्टमेंट को कोऑपरेट नहीं किया या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दी, तो ऐसे केस में हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे कितनी बेटा, अप टू रुपीज 50,000, 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है बेटा। कोई खास बात बच्चा नहीं, तो पता है क्या करो बेटा, सुनो रे होशियारी, सबसे पहली बात पेनल्टी के बाद तो 50,000 लिख दो साइड में बेटा, फटाफट लिख दिया आपने बच्चा, ये लिख दो ताकि एग्जाम में टाइम कम लगेगा आपको बेटा, क्लियर। अच्छा रेगुलेशन नंबर 6 है असिस्टेंट ऑफ द प्रोफेशनल, तो नाम से समझ में आ रहा आपको बेटा। देख आपको अभी से ये तैयारी इस तरह से करनी है कि लास्ट में मेरा रिवीजन कैसे होगा इनका, क्लियर। जितना शॉर्ट कर पाओ उतना अच्छा बेटा आपके लिए। फिर मैनर ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट लिखा गया रूल नंबर 5 में बेटा, रेगुलेशन नंबर 5 सर, इसके सब रूल नंबर 3 में लिख दो आप 15 डेज, तो 15 डेज देखते ही आपको याद आएगा क्या, एडवांस नोटिस आएगा बच्चा, क्लियर। और लास्ट जो सब रेगुलेशन नंबर 8 दिया बेटा, वहां पे लिखो 30 डेज प्लस 30 डेज। अब जब पढ़ोगे तो यहाँ पे कंप्लीट द ऑडिट वर्ड लिखा बेटा, उसको मार्क कर लो बेटा, तो क्या होगा, ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा कितने दिन में बेटा, 30 दिन प्लस 30 दिन बच्चा, क्लियर। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स आप मार्क कर लीजिए बेटा, क्योंकि पता है बाकी सारे पॉइंट तो आपको याद हो जाएंगे बेटा। ये टाइम लिमिट याद करने में क्या टेंशन आती है लास्ट में जाके बच्चा, तो इस तरह से टाइम लिमिट जहां जहां आती है वहां पे आप क्या करिए, जहां वो रूल आता है बेटा या सेक्शन आता है वहीं पे आप टाइम लिमिट लिख दो बेटा, तो क्या एग्जाम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे, नहीं तो छोड़ना ही पड़ता टाइम लिमिट बेटा लास्ट में, क्लियर। फिर लास्ट में आप एग्जाम ये लिखा तो एज में भी प्रिस्क्राइब बेटा, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम बच्चा, क्लियर। ये सोल्यूशन सबके पास है बच्चा, अरे क्लियर समझे। तो इस तरह से लिख दोगे तो फिर भी आपके पास मौका है कि आप रिवाइज कर पाएंगे बेटा, ठीक है, डन। आइए नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, अपील्स एंड रिवीजन। अच्छा जैसे ऑडिट का जो बेटा पॉइंट है ना, नया पॉइंट आया बेटा एकदम, तो कई बार पता है क्या होता है, उसने डेफिनेशन पूछ ली बेटा, ऑडिट का डेफिनेशन बताओ बच्चा। कई बार इस तरह के जब अमेंडमेंट होते हैं बेटा, वो डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ लेता कई बार, क्लियर। तो आप कई बार पूछ लेता, कई बार नहीं पूछता बेटा, 1 मार्क में पूछ लेता बेटा, कई बार 1 या 2 मार्क में, ओके क्लियर। इसलिए अच्छे से पढ़ना बेटा, अमेंडमेंट्स को ध्यान देके पढ़ना आप लोग, ओके सर। आइए नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 829 आपको मिला होगा बच्चा। सुनो अगेन क्या होता बेटा, कुछ जजमेंट आए थे बेटा, कस्टम्स के अंदर कुछ जजमेंट थे बच्चा, उस जजमेंट को आगे झगड़े हुई नहीं बेटा, इसलिए एक्ट में लिख दिया बेटा, बात ही खत्म कर दी इन्होंने। इधर सर मैं तुम्हें समझा देता हूं बेटा, रिमांड द केस में क्या होता बच्चा, रिमांड में भेजना, मान लो ढंग से नहीं मान रहे, चिल्ला क्या रहे हो सर, ऋषभ भाई कौन हो बेटा, चोर किसने बोला रे इसको, सबके सामने नहीं बोलते। पॉइंट ये कि सर ऋषभ आप कौन हो बेटा, एसएससी बेटा, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बेटा, क्लियर। और सर ये हमारे अंकित भाई बेटा, कौन है ये सर,
प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम बेटा। क्लियर सर? मान लो असिस्टेंट कमिश्नर बच्चा, कौन है बेटा? ये असिस्टेंट कमिश्नर बच्चा। आपके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ये थे बेटा, इन्होंने आपको शो कॉज नोटिस दिया बच्चा, और आपने इनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिया बेटा, इन्होंने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया। क्लियर? डॉक्यूमेंट्स की कमी, इसने ऑर्डर पास कर दिया बच्चा। क्लियर? और सरकार पता है आपने इसके ऑर्डर के अगेंस्ट कमिश्नर ऑफ अपील को अपील कर दी बच्चा, और कमिश्नर ऑफ अपील को जाके आपने प्रूव कर दिया कि उसने मेरे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हर्ट दिया ही नहीं, उसने मेरी फाइल ढंग से देखी ही नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट दिए पर उसने ढंग से देखी नहीं बच्चा। और याद आया बच्चा? तो ऐसे केस में कमिश्नर उसको बुलाएगा, अपील कमिश्नर अपील उसको बुलाएगा इधर, और फाइल मूवी फेंक देगा। याद आया बच्चा? रिमांड पे लेता है उसको। हाँ है ना? अच्छा, रिमांड लेते मतलब मारते नहीं बेटा, वो पुलिस वाले मारता ना आपको बेटा, वैसा नहीं बेटा। क्लियर है? यार रिमांड पे लेना मतलब क्या होता है बच्चा? उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बुलाएंगे और बोलेंगे कि फाइल को वापस लेके जाओ, ढंग से काम करके लेके आ। क्लियर? तो क्वेश्चन ये था बच्चा कि कमिश्नर ऑफ अपील्स के पास ये पावर है कि नहीं कि वो रिमांड द केस बैक के लिए फाइल वापस भेज दे बच्चा। क्लियर? जजमेंट आया बेटा इस पे कि यस डेफिनेटली उसके पास पावर है। अब फ्यूचर में जजमेंट आए, मतलब झगड़े हो ही नहीं, इसलिए ये बात एक्ट में लिख दी इन्होंने बेटा कि रिमांड द केस बैक का पावर कमिश्नर ऑफ अपील के पास है बेटा। हाँ है ना? पढ़ लो बेटा, ये पॉइंट 8 हुआ बेटा, टॉप पे देखिए बेटा, पेज नंबर 829 बच्चा। The Commissioner of Customs, CC मतलब Commissioner of Customs of Appeals, may refer the matter back to the original adjudicating authority with directions for fresh adjudication or decision, as the case may be in the following cases, namely बच्चा where an order। अच्छा ये भी अच्छा पॉइंट है, हाँ ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार इस तरह के पॉइंट आए थे बेटा, 2 मार्क में बेटा, कई बार आए थे बच्चा। क्लियर? अब बेटा अब ये प्लीज मत ये कंक्लूजन निकालना साला 15-20 मार्क का, तो इसने यही लिखा दिया कस्टम कितने बेटा। क्लियर? तो 20 मार्क का तो कस्टम है बेटा, उसमें 20 मार्क यही लिखा दिया इसने, पर हाँ दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चा। क्लियर? सर इन फॉलोइंग केस में रिमांड द केस बैक के लिए भेज सकता है वो किन केस में बेटा? फर्स्ट, वेयर एन ऑर्डर और डिसीजन हैज बीन पास्ड विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी हर्ट दिया ही नहीं बच्चा इसने। या फिर वेयर नो ऑर्डर और डिसीजन हैज बीन पास्ड आफ्टर रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 17। पता है रीअसेसमेंट जब भी ऑफिसर करता है बेटा, और अगर एसएससी उससे एक्सेप्ट नहीं करता है तो ऑफिसर को स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ता है। याद है बेटा आपको? अब उसने स्पीकिंग ऑर्डर पास किया ही नहीं बेटा, तो एसएससी का राइट डिप्राइव हो गया बच्चा। हाँ है ना? याद है बच्चा आपको? क्लियर? तो ऐसे केस में उसके पास पावर है कमिश्नर ऑफ अपील के पास कोई उसको केस रिमांड में भेज दे बेटा कि ढंग से काम करो और ऑर्डर पास कर। एंड थर्ड, वेयर एन ऑर्डर फॉर रिफंड अंडर सेक्शन 27 हैज बीन इश्यूड बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, फंड मतलब कंज्यूमर वेलफेयर फंड, विदाउट रिकॉर्डिंग एनी फाइंडिंग ऑन द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेंट। बेटा आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, आपने ये प्रूव कर दिया कि आपको कि रिफंड बनता है बेटा, तो उस होशियारी ने क्या किया बेटा, ये रिफंड का अमाउंट जो था कहाँ डाल दिया बेटा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड। पर आपने ये भी प्रूव किया था कि यू आर एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट और रिफंड आपको मिलना चाहिए बच्चा, तो उसने आपको तो रिफंड दिया नहीं होशियारी ने, और क्या कर दिया? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया बच्चा। हाँ है ना? जबकि आपने एविडेंस दिया था कि आपने बर्डन बोन किया है, तो ऐसे केस में उसको बुलाएंगे और बोलेंगे कि फाइल ढंग से देख के लेगा, दिमाग खराब मत कर बच्चा। तो ये 3 केस ऐसे दे रखे जहाँ पे कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ऑफ अपील्स रिमांड द केस बैक के लिए ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वापस बुलाएगा और बोलेगा केस ढंग से करके आया बेटा। हाँ है ना बेटा? डन, पॉइंट खत्म होता है। अब क्लियर बच्चा? डन। सरकार आइए लास्ट पॉइंट फॉर द अमेंडमेंट सेशन, एडवांस रूलिंग। सरकार बहुत सारे लोग सोच रहे अच्छा इतना सारे पेज एडवांस रूलिंग ही क्या? हाँ, इस बार एडवांस रूलिंग के अंदर मेजर चेंज हुए बच्चा। क्लियर? अच्छा पॉइंट है, अट्रैक्टिव पॉइंट है एग्जाम्स के लिए बच्चा। क्लियर? अब यार ऐसा लगता है तो क्या करें, बोलना ही पड़ता है। क्लियर? हो सकता है नहीं आया बेटा एग्जाम में। क्लियर? इधर एडवांस रूलिंग बच्चा, इधर ये होशियारी। पहली बात तो ये एडवांस रूलिंग होता क्या है? अगर किसी भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से पहले क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई क्वेरी है बच्चा कि मेरा गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या होगा, वैल्यूएशन क्या होगा, ये वो सब कुछ बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में ही में अप्लाई टू अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और ऐसे केस में वो उससे रूलिंग ले सकता है बिफोर इंपोर्टेशन और बिफोर एक्सपोर्टेशन इटसेल्फ बच्चा। क्लियर? और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो प्रोनाउंसमेंट दिया वो क्या होगा? बाइंडिंग ऑन द एसएससी होगा बच्चा। क्लियर? एज वेल एज हिज ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर की भी बाइंडिंग होगा बेटा, उस एसएससी के लिए वो एप्लीकेबल होगा, और वो ही एप्लीकेबल होगा, मतलब उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं होती। क्लियर? समझे मेरी बात बच्चा? पर इस बार पता है क्या किया? पता है आपको? सुनना ध्यान से।
पता है, मैं बताता हूं आपको क्या हुआ बेटा। ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कौन? आपको अगर पता हो तो कस्टम्स के अंदर अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक वही थी जो इनकम टैक्स एक्ट की अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक थी बेटा। तो इनकम टैक्स की जो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक थी उसके अंदर एक मेंबर इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा? अ मेंबर हु इज क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ द बोर्ड, मतलब सीबीएसई बेटा, जो आईआरएस लेवल का ऑफिसर था बेटा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का बच्चा, हाँ है ना। उसको इंसर्ट कर दिया किसमें? इनकम टैक्स की अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक में, और वही अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक फॉर इनकम टैक्स एलिजिबल हो गई किसके लिए बेटा? कस्टम्स के लिए भी बच्चा, हाँ है ना, क्लियर। तो अभी भी वही है बच्चा, पर पता है क्या हुआ बेटा? उसको एक लेवल डाउन पे और लिया बेटा, एक अथॉरिटी और बना दी बच्चा। जल्दी मत करना बेटा, दिस इज द मेजर अमेंडमेंट बेटा। अभी पता है ये लोग क्या करेंगे बच्चा? कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक एक नई बॉडी बनाएंगे बेटा, जो होगी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर बच्चा। कौन होंगे बेटा? उसको बना दिया एक बेसिक अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक बच्चा। आप पहले उसको अप्लाई करेंगे और उसने जो ऑर्डर पास किया है दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द एसएससी, पर एसएससी एज वेल एज हिज ऑफिसर बच्चा, पर उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल हो जाएगी बच्चा। पर अपील कहाँ फाइल होगी? जो इनकम टैक्स की अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक थी बेटा, जिसको पहले कस्टम्स का अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक बोलते थे, उसको एपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक बना दिया गया बेटा। क्या बना दिया गया बेटा उसको? मतलब एडवांस लिंक के लिए इनकम टैक्स की जो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक है बेटा, उसके पास केस फिल्टर होके ही आएंगे बच्चा। एक फिल्टर लगा दिया बीच में, कौन? कमिश्नर लेवल का ऑफिसर, जो कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक कहलाएगा, और वो अथॉरिटी एक बार आपको प्रोनाउंसमेंट देगा, उससे अगर आपको शिकायत है आपको या डिपार्टमेंट को, तो उसके अगेंस्ट अपील कर पाएंगे। कहां बेटा? सर एपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक हो बच्चा, और उसको पावर दे देगा कि वो ऑर्डर पास करेगा, और उसने जो ऑर्डर पास किया फिर उसके बाहर आप नहीं जा सकते बच्चा, क्लियर। या कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक ने जो ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट भी अगर अपील फाइल नहीं हुई तो भी वो फाइनल हो जाएगा, उसके अगेंस्ट भी कुछ ना हो पाएगा बच्चा, हाँ है ना, क्लियर। तो बस कुछ नहीं किया, सिस्टम पूरा वही है, लगभग एक लेवल डाउन ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया बच्चा, सो दैट फिल्टर होके केस पे आएगा बच्चा, हाँ है ना। आवाज नहीं आ रही ओए? बाकी थीम लगभग वही है बच्चा, प्लस एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस लिंक के स्कोप को और बढ़ाया थोड़ा सा इन्होंने बेटा, क्लियर। पढ़ते हैं, शुरू करें बेटा। अभी थीम समझ में आया बेटा? मेन चेंज ये था बेटा, प्लस अथॉरिटी ऑफ एडवांस लिंक की एप्लीकेबिलिटी के स्कोप को थोड़ा सा बढ़ाया बच्चा, क्लियर। पढ़े बेटा हम इसको? आइए सरकार, थीम समझ में आया क्या रे होशियारी? ओके। और पता है एक बात और, एक लास्ट बात, एक्ट में तो इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि हम कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक अपॉइंट करेंगे बच्चा, क्लियर। पर जब तक वो अपॉइंट नहीं होती है बेटा, जब तक वो अपॉइंट नहीं होती है तब तक तो वो इनकम टैक्स जो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक है, जो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक अब बन गई बच्चा, वही कंटिन्यू हुआ कैसे? एज ए कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक बच्चा, हाँ है ना बेटा, क्लियर। मतलब जिस दिन से कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक अपॉइंट कर देंगे उस दिन से यहाँ पे जितने भी केस पेंडिंग होंगे वो सब फाइल वहां शिफ्ट कर देंगे बच्चा, पर तब तक के लिए तो वही अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक कहलाएगा बच्चा, क्लियर। और उसके अगेंस्ट तो अपील होती है बच्चा, आपको पता है, क्लियर। समझे मेरी बात बच्चा? और उस ऑफिसर को डिपार्टमेंट अपॉइंट करेगा कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन बच्चा, क्लियर, पक्का। पर जब तक वो अपॉइंट नहीं किया तब तक जो पुराना सिस्टम है वही चलता रहेगा बेटा, हाँ है ना बेटा। और जिस दिन वो अपॉइंट होगा उस दिन ये सारे केस वहां शिफ्ट हो जाएंगे बेटा उसके पास, फिर उसके अगेंस्ट आना है तो फिर आप आए ना बेटा। पता है क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स की जो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक है बेटा, क्लियर, जिसमें एक मेंबर आईआरएस मेंबर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का मेंबर हु इज क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ द बोर्ड बेटा, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नाउ दैट बॉडी इज एलिजिबल फॉर एडवांस लिंक अंडर कस्टम्स ऑल्सो बेटा। और पता है वो बॉडी का चेयरमैन कौन होता है बेटा? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेटा, उस लेवल की वो अथॉरिटी बेटा। तो अच्छा ना, फिल्टर होके केस आया बेटा एफआईआर। अब रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दे दे कि रिटायर हो गया बेटा, वो इसलिए तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं होती बच्चा, वो चेयरमैन उस बॉडी का बेटा, और कुछ मेंबर्स और भी बेटा उसके। आप बात समझे बच्चा, क्लियर। इसलिए एक बहुत सुपीरियर लेवल की अथॉरिटी होती है बेटा वो, और वहां पे कोई भी उठ के आ रहा बेटा ऐसे, इसलिए एक फिल्टर बीच में लगा दिया बच्चा, हाँ है ना। पता है आपको, अगर पता हो बेटा तो जीएसटी में भी तो ऐसे ही था बच्चा यार। पता है जीएसटी में भी अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक में एक तो रखा क्या, अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक बच्चा, जिसको ज्वाइंट कमिश्नर उसके अब रैंक वाले ऑफिसर वहां पे होंगे बेटा, बस यहाँ पे कमिश्नर लेवल के ऑफिसर बच्चा, क्लियर। और फिर उसी जीएसटी के अंदर जो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक है बेटा, उसके अब लगा दिया क्या, एपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक बच्चा, क्लियर। समझे मेरी बात? तो वही सिस्टम ले आए कि हाँ बेटा
कस्टम्स के अंदर बच्चा ये लोग। क्लियर? तो पता है क्या क्या इसमें कई सारे जो अमेंडमेंट इस बार हुए बच्चा, वो जीएसटी को देखते हुए हुए बच्चा। क्लियर? कस्टम में आपने देखा होगा बेटा, अभी हमने जो पढ़ा शोकोस के अंदर कि 6 महीने में ऑर्डर पास करना है, एक्सेल में ऑर्डर पास करना बेटा। क्लियर? आज तक नहीं था बेटा, 1962 से एक्ट बनाओ बेटा, 1962। क्लियर? आज तक नहीं हुआ ऐसा, अब हुआ है बेटा, समझे? और सर जीएसटी के अंदर ऐसा था बेटा, तो बेस इन्होंने जीएसटी रखा बेटा, वहां से सीखा और बोला कि कस्टम भी ऐसा होना चाहिए बेटा, एंड वहां से लर्न करके इन्होंने यहाँ पे कस्टम के अंदर अमेंडमेंट किया बेटा रेस्पेक्टिवली। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट बच्चा। क्लियर? तो काफी हद तक अब जो पॉइंट बेटा पहले डिफरेंशिएट करते थे किसमें, जीएसटी में और कस्टम में। क्लियर? अब काफी हद तक वो क्या करेंगे, मैच करेंगे बच्चा। क्लियर? समझे मेरी बात? डन बच्चा, क्योंकि डिपार्टमेंट तो एक ही ना बेटा, सीबीआईसी बच्चा। क्लियर? आइए सर, आई थिंक यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा। अब पढ़ोगे, अब आप बहुत कंफर्ट जोन में अपना वो पाएंगे बच्चा। अब पढ़ो इसको बेटा। क्लियर? डायरेक्ट भिड़ते ही पढ़ना नहीं बेटा, पहले कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा। क्लियर? आइए, सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट बेटा सेक्शन में 28E सर, उसमें क्लोज नंबर ए एक्टिविटी को डिफाइन कर किया होता, पहले उसको क्या कर दिया, डिलीट बेटा। क्यों? क्योंकि अब उस एक्टिविटी का मीनिंग जो था बेटा, वो नीचे जो प्रोविजन दे रखे बेटा उसमें कवर हो रहा है बेटा, अननेसेसरी उस डेफिनेशन का मीनिंग कोई मतलब नहीं था बच्चा, इसलिए अननेसेसरी वो क्या हो रहा था बेटा, डुप्लीकेट होता था, रिपीट होता, हटा दिया बेटा उसको। क्लियर? सर एडवांस रूलिंग पढ़िए आप। एडवांस रूलिंग मीन्स a written decision or any of the question referred to in section number 28H raised by the applicant at advance ruling, मतलब वो order बेटा जो उसने पास किया बेटा, raised by the applicant in his application in respect of any goods prior to its importation or exportation बच्चा। हाँ है ना? तो एक्चुअली बात इसमें आ गई, इसलिए एक्टिविटी वर्ड को डिफाइन को डिलीट कर दिया बेटा वहां से। तो प्रायर टू इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए बच्चा। क्लियर? सेकंड बात, एपीलेट अथॉरिटी मींस, पढ़ो, the authority for advance ruling constituted under section number 245O of the Income Tax Act 1961। उसको क्या मान लिया बेटा, एपीलेट अथॉरिटी। अब एक काम करो बेटा, पहले आप पढ़ो क्लोज नंबर ई बेटा, क्लोज नंबर ई पहले पढ़ो बेटा। ये तो इनकम टैक्स वाली तो हो गई एपीलेट अथॉरिटी बेटा, और नॉर्मल अथॉरिटी किसको कहेंगे बेटा, क्लोज नंबर ई बोलता है अथॉरिटी मींस द कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 28E है बेटा। है ना? तो कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक जो होगा उसको बोलते हैं अथॉरिटी बेटा। क्लियर? अब सुनो, ओ भाई एक काम करो ना, साथ साथ में 28EA भी पढ़ लेना साथ में यार, इसी पेज के एंड में देख बेटा पहले कि कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक कौन होगा बच्चा। तो वो याद है कमिश्नर लेवल का ऑफिसर बेटा, एक लेवल डाउन वाला बेटा, वो ये रहा, इसी पेज पे बेटा 28EA पढ़ पा। कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक मीन्स, क्लियर, सेक्शन 28EA बेटा, the board may for the purpose of giving advance ruling under this act by notification देखिए बेटा, board will appoint an officer of the rank of principal commissioner of customs or commissioner of customs to function as the customs authority for advance ruling बेटा। वो अपॉइंट करेगा किसको, कमिश्नर को या प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑफिसर को बच्चा, एज अ, आवाज नहीं आ रही है, कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बेटा। पर हाँ, जब तक कि वो अपॉइंट नहीं हो तब तक ये लिखा नेक्स्ट लाइन बेटा, देखो, provided that till the date of appointment of the customs authority for advance ruling, the existing authority for advance ruling which is constituted under section number 245O of the Income Tax Act shall continue to be advance ruling authority for giving advance ruling for the purposes of this act बेटा। हाँ है ना बेटा? क्लियर? सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, the offices of the authority may be established in New Delhi and at such other places as the board में deem fit बेटा। दिल्ली या अदर प्लेसेस पे डिपार्टमेंट जो लगेगा वहाँ ऑफिस इसमें एस्टेब्लिश करेगा बच्चा। And subject to the provisions of this act, the authority shall exercise the powers and authority conferred on it by or under this act बेटा। ये एक जो उनको अथॉरिटी ये पावर देगा, वो सारे पावर वो एक्सरसाइज करेंगे बच्चा। हाँ है ना बेटा? कोई खास बात बच्चा नहीं? ठीक है, अब ये जो मैंने पढ़ाया आपको, इसी को मैंने सिंप्लीफाई करके अपने एनालिसिस फॉर्म में भी दिया हुआ बेटा। क्लियर? अब एक काम कर बेटा, ए होशियारी, वापस पीछे हो बेटा, समझ में आया बच्चा आपको हम कैसे पढ़े बेटा लिंकिंग से? तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा क्या, अपील अथॉरिटी कौन होगा बेटा, फिर हमने पढ़ा क्या, अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक कौन होगा बेटा। हाँ है ना? अब पढ़ो बेटा, अगेन ऊपर आ जाओ बेटा, एप्लीकेंट, क्लोज नंबर सी बचा। ओ भाई पता है एप्लीकेंट वर्ड को भी डिफाइन किया बेटा, मतलब रिप्लेस किया बच्चा। पहले इधर इधर एक मिनट, पता है क्यों? पहले केवल कुछ लोग ही अथॉरिटी फॉर एडवांस को अप्लाई कर सकते थे बच्चा, जिसमें याद है पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, रेजिडेंट फर्म, ये सब नोटिफाई थे बेटा पहले। पर अब
Applicant means any person holding a valid importer exporter code number granted under section number 7 of the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992 बेटा, जिसके पास वैलिड आईसी नंबर होगा. क्या होगा बेटा? वैलिड आईसी नंबर बच्चा. हाँ है ना सर. सेकंड, एनी पर्सन एक्सपोर्टिंग एनी गुड्स टू इंडिया. ओ एनी पर्सन हु इज, आवाज नहीं, एनी पर्सन हु इज एक्सपोर्टिंग एनी गुड्स टू इंडिया. मतलब सिंगापुर से कोई पर्सन अगर हिंदुस्तान के अंदर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो सिंगापुर के पर्सन को अगर पता करना हो कि हिंदुस्तान में टैक्स कितना लगता है इन गुड्स पर, तो वो भी हिंदुस्तान की अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को अप्लाई कर सकता है. किसके लिए? एडवांस लिंक के लिए. बच्चा कुछ समझ में आ रहा है बेटा पॉइंट? यस. एंड थर्ड क्या होता है बेटा? means any person with a justifiable cause to the satisfaction of the officer who makes an application for advance link under section number 28H बच्चा. मतलब any person who has the justifiable cause to the satisfaction of the officer बच्चा. मतलब कोई भी पर्सन जिसके पास justifiable reason है कि मेरे को एडवांस लिंक चाहिए, वो सब भी आ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. मतलब कोई भी इंसान भले हिंदुस्तान का हो या बाहर का हो. पाकिस्तान वालों को बेटा एडवांस लिंक जरूरत क्या बच्चा? सर अरे क्लियर पक्का माहौल सरकार. आइए बेटा आइए सर. क्लोज नंबर डी, एप्लीकेशन का मीनिंग वही होगा जो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक आप अप्लाई करते बेटा, कोई खास बात नहीं है. क्लियर. देन क्लोज नंबर एफ बोलता है चेयरमैन मीन्स द चेयरमैन ऑफ द एप्लीकेट अथॉरिटी बेटा. अरे भाई एडवांस लिंक का तो चेयरमैन होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कमिश्नर ही अकेला बेटा. क्लियर. अपडेट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होगा? जो इनकम टैक्स की बॉडी का कौन होता है? चेयरमैन होता बेटा. मेंबर मतलब मेंबर ऑफ द अपडेट अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स चेयरमैन बचा, चेयरपर्सन बचा, कोई खास बात नहीं बेटा. नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी का मीनिंग वही होगा जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया बेटा. क्लियर. समझे मेरी बात? तो सर ये जो मैंने आपको समझाया है इन सब का एनालिसिस मैंने आपको दिया बेटा कि ये सब चेंज क्यों हुए बेटा, कैसे हुए बेटा. ओके आइए नेक्स्ट पेज बच्चा. ए होशारी होशियारी होशियारी, आपने सेक्शन नंबर 28 ए पढ़ लिया. वो पढ़ा हमने क्या बेटा? कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक वो कमिश्नर लेवल के ऑफिसर को अपॉइंट करेगा बच्चा. अब क्लोज नंबर 28 एफ में जो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक थी बेटा, ओ जो याद है इनकम टैक्स एक्ट की अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक थी बेटा, जिसमें एक पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ बोर्ड हु इज ऑफ द रैंक ऑफ IRS ऑफिसर बच्चा. क्लियर. उसको इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चा. क्लियर. और वो क्या कहलाएगी? अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक बेटा. हाँ है ना. जिसको बोलेंगे क्या? अपीलेट अथॉरिटी बच्चा. ठीक है. ये सेक्शन नंबर 28F था बेटा जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बच्चा. अरे हाँ है ना रे होशियारी. क्लियर. समझे मेरी बात? और जब तक कि कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक अपॉइंट नहीं हुई बेटा, इसी को मानेंगे क्या? कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक बेटा. हाँ है ना. ये था 28F बेटा. क्लियर. सरकार देखो ध्यान से बेटा. 28G मिला क्या बेटा आपको? आवाज नहीं आ रही. ओए डिलीट हुआ क्या बेटा? अच्छा ये पहले भी डिलीट हुआ था, अभी भी डिलीटेड ही बेटा. कोई अमेंडमेंट सुनो. पर ये था क्या बच्चा? एक्चुअली यहाँ से इसको 2-3 साल पहले डिलीट किया था बेटा, और फाइनेंस 2017 से डिलीट किया बेटा. सुनो डिलीट पता है क्यों किया था? यहाँ पे लिखा, हेडिंग पढ़ना बेटा, क्या लिखा है? वैकेंसीज एटसेट्रा इन कॉन्स्टिट्यूट नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग बच्चा. सुना रे. अगर अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक की बॉडी में किसी मेंबर ने क्या कर दिया बेटा? सर रिटायरमेंट ले लिया बेटा, और रिटायरमेंट हुआ है और नई पोस्ट अब तक अलॉट नहीं हुई बच्चा, और उस दौरान ड्यूरिंग दैट वैकेंसी इन द अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक इटसेल्फ उन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो एसएससी क्या बोलता है? तुम्हारी बॉडी ढंग से नहीं बनी हुई, मैं तो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता बेटा. उसको क्या बोला? तू तेरा काम कर, दिमाग खराब मत कर. क्लियर. अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक की बॉडी डिफेक्टिव है या कैसी बनी, इट्स नॉट योर कंसर्न. हमने जो ऑर्डर पास किया वो बाइंडिंग है, दिमाग खराब मत कर बेटा. क्लियर. मतलब वैकेंसी एटसेट्रा इन दी अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक कैन नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग. पर इस सेक्शन को काट दिया बेटा. काटने का मतलब ये नहीं कि सर ये अब एप्लीकेबल नहीं है बेटा. एक्चुअली दिस सेक्शन इज सेम, देयर इज एब्सोल्युटली सेम विच इज गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट. तो इनकम टैक्स एक्ट वाला ही अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक हमारे यहाँ काम करता है बेटा. तो यहां पे सेक्शन डुप्लीकेट होता है. क्या होता है बेटा? डुप्लीकेट. इसलिए यहां काटा है बेटा. मतलब अभी भी अगर अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक की पोस्ट में कोई वैकेट है बेटा, देयर इज अ वैकेंसी, और उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया, तो वो वैलिड रहेगा बेटा, वो इनवैलिड नहीं रहेगा. मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी बेटा. अच्छा ये पॉइंट कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा, ये तो मैंने आपको ठीक है पढ़ा दिया आपको. ऑमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2017 with effect from 31st March 17
बिकॉज सेम प्रोविजन इज गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो बच्चा. अरे क्लियर, पक्का, ओके. दिन दे रखा है 28H, दिया गया बच्चा आपको? आवाज नहीं आ रही हुई, क्या लिखा पढ़ना था बेटा? एप्लीकेशन फॉर एडवांस लिंक. सुनो, इसमें केवल 1.8 क्या बेटा आगे? सुनो 1 मिनट, पहले तुम्हें समझाता हूं क्या होता है बेटा ये. अब जिस असेसी को, जिस एप्लीकेंट को अप्लाई करना अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को बेटा, वो एप्लीकेशन लिखेगा बेटा. क्लियर, आवाज नहीं, क्या लिखेगा बेटा? एप्लीकेशन लिखेगा. क्लियर, साथ में फीस रखेगा कितनी? 10,000 रुपये बेटा. 10,000 तो फीस बच्चा. क्लियर, वो एप्लीकेशन देगा और एक बार एप्लीकेशन दे दी तो उसमें उसको विड्रॉ भी कर सकता विद इन 30 डेज. याद आया बच्चा आपको? सेम पॉइंट बेटा, कोई चेंज नहीं है. अच्छा, उसमें लिखेगा कि किस ग्राउंड पे, किस क्वेश्चन पे उसको अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक से रूलिंग चाहिए बच्चा. भाई क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो भी उसका बेटा, वो उसमें रेज करेगा कि क्लासिफिकेशन में इशू है उसको, टैक्सेबिलिटी में इशू है बेटा. क्लियर, वैल्यूएशन में इशू आ रहा है उसको बेटा, कोई एग्जीबिशन नोटिफिकेशन में इशू आ रहा है, या फिर क्लोज में डी पढ़ना बेटा. क्या लिखा है क्लोज में डी बेटा? किन मैटर पे अप्लाई करेगा बेटा? या फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशंस बेटा, कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन उसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है. अब सुनना 1 मिनट, होशियारी. आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया तो उस पर क्या लगेगा बेटा? अरे कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया क्या लगता है? एक्सपोर्ट किया तो भी क्या लगता है? कुछ गुड्स पे कस्टम्स प्लस IGST भी लगता है बच्चा. तो पता है, पढ़ना ध्यान से क्या लिखा है. सर वो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को अप्लाई करेगा किन क्वेश्चन पे? जो भी उसको क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, क्लियर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन बच्चा. अरे हाँ है ना, या फिर या फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द नोटिफिकेशन विच इज इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स और ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट और अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट और एनी टैक्स और ड्यूटी विच इज चार्जेबल अंडर any other law for the time being in force in the same manner as duty of customs is leviable under this act or the customs tariff act बच्चा. हाँ है ना, मतलब any other tax कौन सा लगता है बच्चा? GST. अब सर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, उस पर IGST लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा तो कितना लगेगा? ये नोटिफिकेशन मेरे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है बेटा? क्लियर, वो भी अगर आपको डिटरमाइन करवाना तो भी आप इनसे डिटरमाइन करवा सकते हो. हाँ है ना बच्चा? क्लियर, इसलिए 0.8 क्या बेटा, मतलब एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनी ऑफ द टैक्स बच्चा. क्लियर, समझे मेरी बात बच्चा? आइए सर, क्लोज में 5 बेटा, इसका ऐड हुआ बेटा. द एप्लीकेंट में बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बच्चा. सुनो, अरे कोई भी पर्सन, क्या जरूरी क्या उस एप्लीकेंट को आना पड़ेगा यहाँ पे बेटा? कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है बच्चा. पता है बेटा, फॉरेनर भी तो आ सकता है बच्चा यहाँ पे. याद है बेटा, जो पर्सन इंडिया में गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है बेटा, सिंगापुर वाला पर्सन, तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, पर ध्यान रखना दैट रिप्रेजेंटेटिव शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया बेटा. हाँ है ना? क्लियर, हु इज ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बच्चा. और रेजिडेंट का मीनिंग वही होगा जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया बेटा. कोई खास बात बच्चा? नहीं. क्लियर, जो चेंज हुआ उसको मैंने एनालिसिस रेस्पेक्ट भी दे रखा है आपको. देन प्रोसीजर और रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मिला क्या बच्चा आपको? आवाज नहीं आ रही? सुनो 1 मिनट बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस एक चेंज है बेटा. आपने जिस दिन कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को एप्लीकेशन दी, किसके लिए? एडवांस लिंक के लिए. वो पहले एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन की एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है बेटा. क्लियर, और सर रिजेक्ट करना है तो आपको अपॉर्चुनिटी हर देगा बेटा. हाँ है ना बेटा? क्लियर, और सर एक्सेप्ट कर लिए मान लो एप्लीकेशन उसने बेटा, तो आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, चेक करेगा, सब कुछ करेगा. पर जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी थी उसके कितने महीने में ऑर्डर पास कर देगा बेटा? पहले था 6 मंथ, कितना था बेटा? 6 मंथ, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया बेटा? 3 मंथ्स. क्लियर, सुनना बच्चा. आइए नेक्स्ट पेज पे दे रखा बड़ा वो पॉइंट. तो इस सेक्शन में केवल एक चेंज हुआ बेटा, कितना? सबसेक्शन 6 बेटा, द अथॉरिटी शैल प्रोनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग इन राइटिंग विद इन 3 months ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. हाँ है ना बेटा? मैंने ब्रैकेट में लिखा भी बेटा आपके लिए, क्या? सब्स्टिट्यूटेड फॉर 6 months बाय द फाइनेंस एक्ट 18. हाँ है ना? विद इफेक्ट फ्रॉम 29 March 18 बेटा. सुनो रे होशियारी, पता है कारण क्या बेटा इसका? काम फास्ट करना है. अब की बार ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है ना बेटा? अभी कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस एक लोअर अथॉरिटी लेना बच्चा, उसको दे 3 महीने का टाइम बेटा. फिर उसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है तो कहाँ जाएंगे बेटा? एपीलेट अथॉरिटी बेटा. तो अपीलेट अथॉरिटी के लिए भी सेम प्रोसीजर लगता है बेटा, क्योंकि सेक्शन में 28I आगे लिखा बेटा कि सेम प्रोविजन, सेम प्रोसीजर विल अप्लाई फॉर एपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक बेटा. तो 3 महीने का टाइम मिल गया कस्टम अथॉरिटी को बेटा, और 3 महीने का टाइम मिल गया किसको? एपीलेट अथॉरिटी को बेटा. तो अल्टीमेटली 6 महीने तो ये बेटा, पहले भी 6 महीने था बेटा लगभग वो बेटा, वही लगता है बेटा, है ना? बाकी कोई मोदी सरकार वगैरह ऐसे बात नहीं करनी फालतू बेटा.
हर बार, अरे क्लियर, समझे मेरी बात? बस बार बार क्या, मोदी सरकार, ओके सरकार, यहां तक बात समझे कि मेरी आवाज नहीं आ रही? ओए यस सर। पर हाँ सर, आप डायरेक्ट 6 महीने नहीं बोल सकते बच्चा, क्योंकि जिस दिन वो कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस ने ऑर्डर पास किया होगा, उसके बाद अपील करने का टाइम भी तो मिलेगा आपको बेटा। क्लियर? तो अगला अमेंडमेंट वही है, लास्ट लाइन देखिए इस पेज की बेटा, एक बार लास्ट लाइन देखो बेटा। अपील 28 का, क्लियर? किसका बेटा? 28 का, इसका 28 का बेटा। अपील सर, आपको अगर अपील फाइल करनी है रे होशियारी, तो कमीशन अपील को अपील करेंगे, किसको करेंगे बेटा? और उसके बाद अपील ट्रिब्यूनल में बेटा, से स्टार्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, और फिर नहीं तो किसको करेंगे अपील बेटा? एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक, जो इनकम टैक्स वाली बेटा, हाँ है ना? उसको अपील करने का टाइम कितना बेटा? 60 डेज, प्लस लेट हो गया तो वो 30 दिन का फर्दर आपको टाइम और दे सकता है, उसके बाद आए तो वापस भगा देगा बेटा। आप चलो, अब कुछ ना हो पाएगा बेटा। तो वहां पे एक काम करो बेटा, 28 के ए जहां शुरू हो रहा है वहीं पे लिख दो क्या, 60 डेज प्लस 30 डेज बेटा, 60 दिन प्लस 30 दिन लिखा गया बेटा। पर पता है ये सेक्शन अभी काम का नहीं बेटा। अरे क्यों काम का नहीं है बेटा? क्योंकि जब तक बेटा कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक नहीं होगी बेटा, तब तक अपील थोड़ा होगी बेटा, केस डायरेक्ट बाहर जा रहा है बेटा अभी तो, और उसके अगेंस्ट खुद को तो अपील होगी नहीं बेटा भाई। अभी तो भाई कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक है ही कौन बच्चा? इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक बेटा। अब उसने ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट तो अपील होगी नहीं बच्चा। अपील कब होगी? जब कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक वो कमिश्नर अपॉइंट हो गया बेटा, उसके बाद अपील होगी किसको? इनकम टैक्स वाली अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को बच्चा, हाँ है ना? इसलिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं, पर फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया 60 दिन प्लस 30 दिन का बच्चा। क्लियर? और हाँ, मान लो अगर अपील हो गई, क्या हो गया बेटा? तो अपील अथॉरिटी के पास जब अपील जाएगी बच्चा, तो सेम प्रोसीजर विल अप्लाई जो सेक्शन में 28I में दे रखा बेटा, हाँ है ना? मतलब अगेन वो अपना ऑर्डर पास करेगा कितने महीने में बेटा? 3 महीने में, हाँ है ना बच्चा? देखो आप वैसे ही एप्लीकेबल नहीं सेक्शन बेटा, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए बेटा, सबसेक्शन 2 देखो बेटा इसका, 28 के ए का सबसेक्शन 2 बेटा। The provisions of section 28I and 28J shall mutatis मतलब एज डेज अप्लाई टू अपील अंडर दिस सेक्शन बेटा। अब 28I और J में क्या था बेटा? पीछे देख लो वापस से बेटा, तो आपको पता रहेगा कि अपील में भी वही सिस्टम चलता है बच्चा। 28I दे रखा कहाँ बेटा? पेज नंबर 845 बेटा। मिला क्या रे होशियारी? क्या लिखा 28I में? प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बच्चा, मिला आपको बेटा? तो जो प्रोसीजर कस्टम अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक लिए, वही प्रोसीजर किस लिए बेटा? एप्लीकेशन अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक लिया। और हाँ, इसका लास्ट पॉइंट क्या था बेटा? 3 महीने में ऑर्डर पास करना पड़ेगा, याद आया बच्चा? इसलिए मैंने आपको बताया 3 महीने प्लस 3 महीने का टाइम बेटा इनके पास, मतलब ऑर्डर पास करने का 3 महीने का टाइम बेटा इनके पास, हाँ है ना? और सुनो रे, 28J क्या था बेटा? हाँ, अब वो पढ़ लेते बेटा, हमने बीच में पढ़ा नहीं बेटा, डायरेक्ट मुद्रा कहते बेटा। 28J क्या है? इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ बेटा इधर, पर हाँ अथॉरिटी फॉर एडवांस ने जो प्रोनाउंसमेंट दिया, स्नेहा आपको कोई ऑर्डर पास किया, तो वो आपके लिए एप्लीकेबल है बेटा। सेम मैटर अगर आपका भी है, तो यू कांट रेफर द एडवांस लिंक का प्रोनाउंसमेंट जो उसको दिया, आप ये नहीं बोलते मेरे लिए भी अप्लाई होगा बच्चा। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल के केस रेफर होते हैं, वैसे ये केस रेफर नहीं होता बच्चा, हाँ है ना? क्लियर? पर हाँ, ये आपके लिए एप्लीकेबल है और आप पे बाइंडिंग है बेटा ये, और आपके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर भी आपके लिए इस केस लिए बाइंडिंग होंगे बच्चा। क्लियर? पक्का? डन? कोई डाउट बेटा इसमें? नहीं, ये पहले भी ये था, अभी भी यही है बच्चा। सुन लो शरी, 28K पर बड़ा अच्छा पॉइंट है बेटा, अच्छा पॉइंट है ये। हेडिंग तो पढ़। ओहो, सुनना होशियारी। ओ मैडम, पता है क्या बोला है? पता है क्या बोला है? तो सुन ध्यान से बेटा। आपने अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक से प्रोनाउंसमेंट ले लिया बच्चा, और फिर बाद में पता पड़ा कि आप तो चोर हो, मतलब आपने जो बोला वो झूठ बोला था बेटा आपने। एडवांस लिंक अथॉरिटी को आपने जो डिक्लेरेशन दिए थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे, वो फॉल्स थे बच्चा। क्लियर? आपने फ्रॉडुलेंटली मिस रिप्रेजेंटेशन करके अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक से क्या लिया था बेटा? प्रोनाउंसमेंट दिया था। तो ये सेक्शन ने पावर दिया, अच्छा पहले भी ये था, अभी भी यही बेटा, कि जो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक ऐसे केस में क्या करेगी बेटा? उस प्रोनाउंसमेंट को वॉइड डिक्लेयर करेगी एब इनिशियो बच्चा, हाँ है ना? अच्छा, अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को या तो खुद को पता पड़ गया बेटा, या डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने उसको बताया कि भाई ये गड़बड़ हो गई बेटा, तो ऐसे केस में ही कैन डिक्लेयर द एडवांस लिंक एज अ वॉइड एब इनिशियो।
अब जल्दी मत करना बेटा, इधर इधर। वो क्या डिक्लेयर कर देगा बेटा इसको? मान लो माहौल 4 साल बाद पता पड़ा कि इसने फ्रॉड किया था बेटा। 2 मिनट बेटा, एक अच्छा पॉइंट है इसके अंदर बेटा, और बहुत इजी पॉइंट है बेटा। 4 साल बाद पता पड़ा कि आपने झूठ बोला था, आपने मिस रिप्रेजेंट किया था बेटा, पर हमने तो 4 साल पहले जो आपको एडवांस लिंक दे दी थी बेटा, वो तो आप पे बाइंडिंग हो गई बेटा, प्लस आपके ऑफिसर से भी बाइंडिंग थी बेटा, आपका ऑफिसर भी उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता था बच्चा, और हमने जो कहते वो मानना पड़ेगा उसको बच्चा, और बाद में पता पड़ा कि तो फ्रॉड था, और या 4-5 साल बाद मैंने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया? वॉइड एब इनिशियो। या मान लो 5 साल हो गए बेटा, वॉइड एब इनिशियो हो गए बच्चा। हाँ है ना? आप क्या बोलते हो? कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 5 साल के बाद तो वैसे भी शो को नोटिस इशू हो ही नहीं सकता बच्चा। फ्रॉड किए 5 साल हो गए बच्चा, और आपको पता है फ्रॉड के केस में मैक्सिमम शो को कितना टाइम इशू होता बेटा? अब वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हो गया, मतलब हमारा प्रोनाउंसमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? अब ऑर्डर, अब डिपार्टमेंट अपने हिसाब से असेसमेंट करेगा बेटा। अब डिपार्टमेंट असेसमेंट करने के लिए आपको शोकोज देगा पहले बेटा, पर शोकोज इशू करने का टाइम निकल गया बच्चा उनका। तो इज देयर इन सेंस ऑफ दिस पॉइंट फील्ड? इसलिए यहां पे एक प्रोवाइजो ऐड करा बेटा। पहले क्या लैंग्वेज होती है इसकी, थोड़ा करेक्ट किया बेटा उस लैंग्वेज को, और यहां बोल दिया कि ऐसे केस में व्हाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ 2 years and 5 years, याद है बच्चा आपको रेस्पेक्टिवली? अरे मिस्टेक के केस में 2 साल, याद आएगा रोशरी? फ्रॉड के केस में 5 साल का टाइम है डिपार्टमेंट शो को सर्व करने का, वो टाइम काउंट करते वक्त दिस टाइम, मतलब जिस दिन से आपने क्लियर किया था फॉर होम कंजम्पशन, और जब आपका ये वॉइड डिक्लेयर हो गया बेटा, हाँ है ना, जिस दिन से आपको लिए एडवांस लिंक अथॉरिटी ने प्रोनाउंसमेंट दिया उस दिन से बच्चा, और जिस दिन से वॉइड डिक्लेयर किया, दिस टाइम विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ 2 years and 5 years रेस्पेक्टिवली बेटा। बोले यस सर? हाँ है ना? और फिर नए आपके सर क्या होगा, ये टाइम एक्सक्लूड करने के बाद जो पीरियड बचेगा उतने टाइम में डिपार्टमेंट आपको शोकोज दे पाएगा। हाँ है ना? अच्छा, लॉजिकली सही है कि नहीं बेटा पॉइंट? तो बस वो पॉइंट यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली लिख दिया बच्चा यहाँ पे। अरे क्लियर? समझे मेरी बात बच्चा? तो आप एक काम करो, इसका एनालिसिस पढ़िए बेटा। एक्चुअली क्या था बेटा, ये पहले भी था बेटा, पर इसकी वर्डिंग थोड़ी क्लियर नहीं थी बेटा, तो उसकी वर्डिंग को क्लियर करने के लिए जो सबसेक्शन 1 में लिखा था बेटा, वो देखो डिलीट किया बेटा, ब्रैकेट में जो लिखा वो काटा हुआ बेटा, काटा हुआ है क्या बेटा? वहां से काट के नीचे प्रोवाइजो में लिख दिया बच्चा उसकी को। क्लियर? और प्रॉपर लैंग्वेज लिखे लिखा बेटा। अब एनालिसिस देखना बेटा, इसके अमेंडमेंट क्या, एनालिसिस क्या बच्चा? एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट क्या लिखा है यहाँ पे? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन में 28K ऑफ कस्टम्स एक्ट इज अमेंडेड सो एज टू ओमिट द ब्रैकेट्स एंड वर्ड्स। क्लियर? इस ब्रैकेट को रिपीट किया बेटा यहाँ पे, एंड इन ल्यू देयर ऑफ टू इंसर्ट प्रोवाइजो to the effect that the period beginning with the date of such advance link and ending with the date of order under this subsection shall be excluded while computing time limit of 2 years and 5 years respectively as specified in section number 28 subsection 7 बच्चा। हाँ है ना? 2 साल और 5 साल की लिमिट काउंट करते वक्त वो टाइम को हम एक्सक्लूड करेंगे जिस दिन से हमने एडवांस लिंक दी थी, और वहां से जब हमने इसको वॉइड डिक्लेयर किया दैट टाइम विल बी एक्सक्लूडेड बेटा। हाँ है ना? डन। ध्यान देना बेटा, कोई भी बात आप पढ़ते हो तो आपका दिल एक्सेप्ट करना चाहिए बेटा। दिल एक्सेप्ट नहीं करना मतलब आपको समझ में नहीं आया बच्चा बात। क्लियर? और बिना समझे आगे मत बढ़ना बेटा, नहीं तो वापस बाद में पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका अननेसेसरी। क्लियर? आइए नेक्स्ट पेज, लास्ट पॉइंट जो बचा सेक्शन में 28L, पावर्स ऑफ द अथॉरिटी बेटा। मिला क्या रे होशियारी? अच्छा सुनना रे, कोई चेंज नहीं सेक्शन में बेटा, बस पावर्स में सेक्शन में लिखा था अथॉरिटी के पास पावर है बेटा, तब अथॉरिटी के साथ में क्या लिख दिया बेटा? अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी बेटा, मतलब जो पावर अथॉरिटी के थे वही किसके है बेटा? अपीलेट अथॉरिटी के भी बेटा। हाँ है ना? सारे पावर बेटा, कोई खास बात नहीं बेटा। आइए 28M बेटा, अच्छा चेंज है बेटा ये प्रोसीजर फॉर अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी बेटा। 1 मिनट, पता है पहले ये था बेटा कि अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक का प्रोसीजर कोई लेट डाउन नहीं बेटा, वो अपने हिसाब से काम करता है बेटा। हाँ है ना? क्लियर? सर अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक shall perform his task as per his own procedure, there is no let down procedure by the department बेटा। क्लियर? अरे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है चेयरमैन, उसको तुम बताओगे ऐसे काम करना है, पर हाँ अब तो 2 अथॉरिटी हो गई बेटा, एक तो अथॉरिटी अलग हो गई और एक और अपीलेट अथॉरिटी अलग हो गई बच्चा। तो अपीलेट अथॉरिटी को तो बोला क्या कि तू अपना खुद का प्रोसेस लगाना बेटा, पर अथॉरिटी तो कौन है? कमिश्नर बच्चा, वो तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर बेटा, उसको बोला तेरा जो प्रोसीजर को हम लेट डाउन करेंगे बेटा, हम बताएंगे वैसे काम करना, दिमाग खराब मत करना बेटा। पढ़ो बेटा, द अथॉरिटी सेक्शन नंबर 28M
द अथॉरिटी शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब इसके लिए रेगुलेशन बनाएगा बेटा डिपार्टमेंट, अब तक बनाया नहीं, पता लगे क्योंकि अथॉरिटी अपॉइंट नहीं हुई बेटा। क्लियर? द अथॉरिटी मतलब कौन होगी बेटा? वो कमिश्नर वाला ऑफिसर बच्चा। शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और सेकंड क्या बेटा? द appellate authority shall, subject to the provisions of this chapter, have power to regulate its own procedure in all the matters arising out of the exercise of its powers and authority under this act बेटा। मतलब appellate authority के पास तो खुद का प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे बच्चा। क्लियर? और कमिश्नर वाला जो अथॉरिटी था बेटा, कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक, उसके लिए उसका प्रोसीजर क्या होगा काम करने का, वो सीबीआईसी प्रिस्क्राइब करेगा बच्चा। हाँ है ना बेटा? क्लियर? समझे मेरी बात? इसी के साथ भारत माता की जय। अगर आपने देखा हो तो अथॉरिटी फॉर एडवांस में मेजर चेंज क्या हो बच्चा? एक तो अपील वाला सिस्टम आ गया बच्चा। सेकंड, एप्लीकेंट कौन कौन होते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी स्कोप को बहुत बड़ा वास्ट कर दिया बच्चा इन्होंने। हाँ है ना बेटा? क्लियर? और 6 महीने की जगह कितना लिख दिया बेटा? 3 महीने लिख दिया बेटा। क्लियर? और वर्डिंग को क्लेरिफाई किया किस लिए बेटा? कि अगर हमने कभी वॉइड डिक्लेयर कर दिया बेटा तो 2 साल और 5 साल की लिमिट काउंट करते वक्त उसको टाइम को हम क्या करेंगे बेटा? एक्सक्लूड करेंगे बच्चा। हाँ है ना? और अथॉरिटी का प्रोसीजर हम खुद प्रिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? और अपडेट अथॉरिटी खुद का प्रोसीजर फॉलो करेगा बेटा। हाँ है ना? इसी के साथ भारत माता की जय। इधर से बेटा, एप्लीकेबल फॉर May 19 CA फाइनल एग्जाम्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होते हैं। अब आई होप जीएसटी प्लस कस्टम के सारे अमेंडमेंट आपको समझ में आया बच्चा। क्लियर? आपने अगर समझा हो तो सर देखना सर, अमेंडमेंट आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको एक्चुअल लॉ पता हो बेटा। पहले वाला ही नहीं पता अमेंडमेंट क्या खाक समझ में आएगा बच्चा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ क्या होता है, और लॉ समझेंगे बेटा उसके बाद अमेंडमेंट समझ में आएगा बेटा। इसलिए हमने कोशिश करी बेटा कि पहले जो था उसको हमने रिवाइज किया। क्लियर? फिर उसको हमने अमेंडमेंट देखा और फिर उसका एनालाइज करके हमने समझा कि अमेंडमेंट क्या हुआ और उसका इंपैक्ट क्या है बेटा। क्लियर? आप इसी अप्रोच के साथ रिवाइज करिएगा बेटा आपके एंड पर। क्लियर? और बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज। आपका कॉन्फिडेंस अगर आपके साथ हुआ तो आप जिंदगी में कुछ भी कर पाएंगे, और कॉन्फिडेंस साथ में नहीं हुआ तो डिग्री भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्लियर? डिग्री के पीछे इतना मत भागना कि अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दे हम लोग। क्लियर? आपकी जिंदगी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोफेशनल लाइफ। क्लियर? थैंक यू सो मच, एंजॉय द टाइम। और सर आपके लिए रिवीजन लेक्चर्स शायद आपको मिल भी गए होंगे बेटा। क्लियर? सर हर एक इस बार जो मैंने रिवीजन करा बेटा वो चैप्टर वाइज डाल दिया मैंने। क्लियर? तो आप लोग क्या करिएगा बेटा, अभी मैंने जीएसटी के अपलोड किए, कस्टम के भी अपलोड हो जाएंगे 2-3 दिन में बेटा। क्लियर? सर हाँ 2 दिन में 3 दिन में बेटा। ओके इधर ध्यान। सर जीएसटी के चैप्टर जो मैंने डाले बेटा वो चैप्टर नंबर 2 से लेके 14 तक डाल दिए मैंने सारे। क्लियर? सर सुनना, और इस बार मैंने चैप्टर वाइज रिवाइज किया बेटा। तो क्या होगा, आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे और पढ़ते ही उसका क्या करना, रिवीजन। और कोशिश पता है क्या करना बेटा, चैप्टर शुरू होने से पहले रिवाइज करना एक बार उसको, फिर चैप्टर बुक से पढ़ लेना, और फिर चैप्टर खत्म हो वापस रिवाइज। जिंदगी में यहाँ फिट। क्लियर? समझे? और जितनी बार उस रिवीजन देख लोगे उतना काम आपका फास्ट होगा बेटा। क्लियर? थैंक यू सो मच।